बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने इंतखाबात से मुतल्लिक फ़ैसला महफूज कर लिया। अब इस फैसले से जो जुड़ी अहम खबरें हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस ज़रूर करूँगा और एक एक करके वो पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूँगा ताकि आपको समझने में और सुनने में आसानी हो सके। लेकिन ये जो फैसला है, जो ये फैसला महफूज किया गया, ये फैसला क्या आएगा इसके बारे में पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को इल्म है कि ये फैसला क्या है, ये एक्सपेक्टेड डिसीजन क्या होगा और सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगी। चंद घंटों बाद ये फैसला आ जाएगा और वो फैसला मुझे आपको सबको मालूम हो जाएगा। लेकिन सर, इस फैसले से सबसे ज़्यादा अगर जिस बात पर तनकीद हुई तो वो ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं, अदालत उज़्मा के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, वो फुल कोर्ट बना दें, वो तमाम के तमाम जजेस को शामिल कर लें। लेकिन वो फुल कोर्ट क्यों नहीं बनाया जा रहा था उसके बारे में मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। लेकिन इरफान कादिर साहब जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल, उन्होंने बहुत ही दबंग और बड़े ज़बरदस्त किस्म के दलाइल दिए। अटॉर्नी जनरल ने बहुत ज़बरदस्त दलाइल दिए और मैं समझता हूँ कि अदलिया में जो ये बात हो रही थी कि जी ये जो अटॉर्नी जनरल हैं, इरफान कादिर साहब हैं और जो दीगर लोग हैं वो जी अदालत के सामने जवाब नहीं दे सकेंगे, तो सर अदालत को मुतमिन किया गया, हर लिहाज से मुतमिन किया गया। जो दलाइल थे वो बड़े ज़बरदस्त दलाइल थे। मुस्लिम लीग नून के जो वकील हैं, जो बड़े कॉम्पिटेंट लॉयर हैं और एक बड़े सीनियर, आप समझ लें कि एक सीनियर कानूनदान के तौर पर उनको जाना जाता है, अकरम शेख साहब, वो बहुत ज़बरदस्त वकील हैं। तो इस वक्त जो सिलसिला चल पड़ा, जो सियासी पॉलराइजेशन जो है वो अरूज पर है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कोई भी फैसला आ जाए इस हवाले से, सुप्रीम कोर्ट कोई भी डिसीजन दे दे कि जी इलेक्शंस करवा दिए जाएं, हम इस डेट को कह रहे हैं कि जी इस डेट को इलेक्शंस करवा दिए जाएं, इलेक्शन कमीशन को, दूसरे फरीकैन को ये कह दिया जाए कि जी आप हमारा फैसला मानने के पाबंद हैं, लेकिन सर इलेक्शंस तो अपनी मुकर्ररा मुद्दत के मुताबिक होंगे। और दूसरी एक और बात कि जिस तरह CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर तबादला केस शुरू हुआ और उसमें अज़खुद नोटिस, फिर उसके बाद वो अज़खुद नोटिस का फैसला चीफ जस्टिस साहब जी एक 9 रुकनी बेंच बना देते हैं। 9 रुकनी बेंच में से 2 जजेस पर इतराज़ात, 7 जजेस, 2 जजेस फैसला दे देते हैं, रिमेनिंग 5 जजेस, और फिर वो 5 जजेस में से 2 जजेस वही फैसला देते हैं जो पहले 2 जजेस ने दिया होता है। तो 4-3 के अक्सरियती फैसले को सुप्रीम कोर्ट मानने से इनकारी है। अब इसके ऊपर तो बाद में बात करूंगा, इसके ऊपर आने जा रहा हूं, इसी पॉइंट के ऊपर बात करने जा रहा हूं। लेकिन साथ साथ सर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बड़ी दबंग स्पीच की, बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा जारहाना किस्म का खिताब किया और मैं समझता हूं कि वो बहुत एग्रेसिव स्पीच थी। उन्होंने बड़ी अहम बातें की। इसके साथ साथ जो फायज़ ईसा साहब हैं जी, उन्होंने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इशरत अली साहब को जो है वो ख़त लिखा और उनको कहा कि जी अपनी औकात में रहें, अपनी हदूद में रहें और अपनी हदूद से तजावुज़ ना करें, क्योंकि वो जो मौसूफ थे वो बेसिकली अपनी औकात से बाहर हो रहे थे, अपनी हदूद से तजावुज़ कर रहे थे और वो अपनी हदूद से फिलांग रहे थे। तो उनको कहा गया कि जी तुसी अपनी औकात चरो। अब इसी तरह एक और ख़बर, जो वफाकी काबीना का इजलास है उसमें बड़े अहम फैसले किए गए और ये भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसके रजिस्ट्रार इशरत अली साहब जो है उनकी खिदमात वापस ली जा रही हैं, उनको खुडे लाइन, उनको फ़ारग कर दिया गया, इसलिए कि जी वो एक सुप्रीम कोर्ट के ही जज जस्टिस कादी फायज़ ईसा साहब का जो ऑर्डर है उसको मुस्तरद कर चुके हैं। वो 3 रुकनी बेंच बना, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन। 2 जजेस जो हैं उनका फैसला, अक्सरियती फैसला, उसको रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट मानने से इनकारी है और वो कहता है कि जी ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। अब वो फैसला पकड़ कर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया और जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब जो हैं उन्होंने बड़ी अहम बातें की हैं इस हवाले से, उसके ऊपर भी बात करूंगा। और साथ साथ जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनके खिलाफ जी बलूचिस्तान के अंदर जो है वो डिबेट हो रही थी और बलूचिस्तान बार कौंसिल ने नकवी साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिए। बलूचिस्तान बार कौंसिल ने जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के खिलाफ रेफरेंस फाइल कर दिया है और इसके साथ साथ जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद, 2 जजेस जो हैं वो ये कह चुके हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाएं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाएं
और वो जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास है वो इस हवाले से बुलाया जाए कि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के खिलाफ जो रेफरेंस फाइल हुआ वो अब तक काबिल समाअत करार क्यों नहीं दिया गया, और उसके लिए इजलास बुलाकर जो तारीख है उसका ऐलान किया जाए। अब ये भी कहा गया कि जो इजलास नहीं बुलाया गया जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के हवाले से, उसके ऊपर जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जो सुप्रीम कोर्ट के दो मोस्ट सीनियर जज हैं और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन भी हैं, जुडिशल कमीशन के मेंबर भी हैं, उन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने उनको ख़त लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को कि आप फिल फोर जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाएं जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के रेफरेंस के मामले के ऊपर। अब आने जा रहा हूं जी असल पॉइंट की तरफ। सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला महफूज हुआ, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं करनी, इन शॉर्ट बातें रखनी है आपके सामने। जो सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच है इस पर पूरी कौम को अदम एतमाद था, और चीफ साहब जी फरमा रहे हैं कि जी आपने तो हमारा बाइकआउट कर दिया था। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, फारूक एच नाइक साहब जब कहते हैं कि जी मैं आकर कोई बात करना चाहता हूं, तो वो कहते हैं कि जी आप किस हवाले से बात करना चाहते हैं, आपने तो हमारा बाइकआउट कर दिया था। तो फारूक एच नाइक साहब बोले कि हमने बाइकआउट नहीं किया था, हमने आप पर अदम एतमाद किया था, हमारा आप पर अदम एतमाद, और हम पहले दिन से कह रहे थे कि जी फुल कोर्ट बना दें। खैर इरफान कादिर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से मुतमिन किया इन जज साहिबान को और कहा कि जी इंतखाबात करवाना तो इलेक्शन कमीशन का काम है, अदलिया का काम नहीं है। अगर आप एक इदारे को बुलाते हैं, वजारत दिफा को बुला लिया, वजारत खजाना को बुला लिया, सिक्योरिटी एहलकार को बुला लिया जाए और उसके बाद जी उनसे वजाहत तलब कर ली जाए और पूछा जाए कि जी इलेक्शंस क्यों नहीं करवा सकते, इस हवाले से जो आपकी तैयारियां वो मुकम्मल क्यों नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन के ये इख्तियारात हैं। वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, वो एक आइनी इदारा है और उसके मामलात में कोई भी इदारा मुदाखलत नहीं कर सकता। तो चीफ साहब कहते हैं कि जी आप हम पर जो है वो फैसला मुसल्लत करने की कोशिश ना करें, हमने जो करना है आइन और कानून के मुताबिक करना है। तो इरफान कादिर साहब कहते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक अगर फैसला करना है तो फिर फुल कोर्ट बना दिया जाए, तमाम के तमाम जजेस बैठ जाएं। और चीफ साहब कहते हैं कि जी फुल कोर्ट किस हैसियत में बना दिया जाए। तो अटॉर्नी जनरल साहब भी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच को कि वो जो 4-3 का अक्सरियती फैसला है उसको भी सुप्रीम कोर्ट मानने से इनकारी है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट नहीं मानती। तो चीफ साहब कहते हैं कि जी 4-3 का जो अक्सरियती फैसला है वो कहाँ पर लिखा है कि जी वो जो 4-3 का अक्सरियती फैसला है वो कबूल कर लिया जाए, या वो कहाँ पर लिखा है कि जी जो बेंच हमने तश्कील दिया उस बेंच के मुताबिक तो ये फैसला मुताबिकत नहीं रखता। तो आगे से अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि आप इन्हें 9 रुकनी बेंच बनाया, 2 जजेस ने खुद को अलहदा कर लिया, दोनों पर अदम एतमाद हुआ, 7 जजेस बचे, 2 जजेस ने पहले फैसला दे दिया, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनिल्ला ने। उसके बाद रिमेनिंग 5 जजेस बचे जिसमें से जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनिल्ला के फैसले से इत्तफाक किया और वो 4 जजेस ने एक ही फैसला दिया, जबकि आपने उमर अता बंदयाल साहब को कहा, आपने जस्टिस मुनीब अख्तर ने और एक और जज थे जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, आप 3 ने एक फैसला दिया और 4 का जो फैसला है वो अलग है, वो 4 का फैसला अलग है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जी अक्सरियती फैसला नहीं है। तो चीफ साहब जी आगे से हमें डिक्टेट ना किया जाए, हमें ये बातें ना बताई जाएं, हमें भी पता है हमने क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि सर अगर आपने करना है तो फिर पाकिस्तान की तमाम वकला बरादरी, बार काउंसिल्स, तमाम जितने भी लोग हैं वो मुतालबा करें कि आप फुल कोर्ट बना दें, हम फुल कोर्ट इजलास बुलाएंगे, बहुत जल्दी बुलाएंगे, हम इस हवाले से इन तमाम मामलात को देख रहे हैं और हम इसके ऊपर फुल कोर्ट बिठा देंगे। अब ये जो मामला है ना, इस पे चीफ साहब ने जो है वो मुकम्मल तौर पर इस मामले को दबाने की कोशिश की और इरफान कादिर साहब ने और मंसूर अवान साहब ने बड़े दबंग और बड़े ज़बरदस्त दलाइल दिए। और ये भी कहा गया सुप्रीम कोर्ट को, जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने ये भी यकीन दहानी करवाई अदालत को कि आप ही ने कहा था कि आप इस तरह के हसास मामलात के ऊपर फुल कोर्ट बिठाएंगे। ये भी कहा गया कि जो आर्टिकल 63A का फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट नहीं दिया, आज उसकी वजह से ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, ये आइनी बहरान पैदा हुआ। और ये भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्टिकल 63A से मुतल्लिक फैसला दिया उसमें खुद सुप्रीम कोर्ट ने आइन को रीराइट कर दिया। इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने फैसले को जो है
वो तनकीद का निशाना बनाने का मौका दे दिया और सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने जो आप समझ लें कि जो मुखालफीन है उनको ये जवाब फराहम कर दिया 3 रुकनी बेंच ने कि उनको तनकीद का खुला मौका फराहम किया जाए और वो खुलकर तनकीद कर सकें। अब ये जो मामला है इसमें जी जस्टिस मुनीब अख्तर साहब कहते हैं कि जिस जज को गुस्सा आ जाए वो जज ही नहीं होता। ये जो मुनीब अख्तर साहब हैं वो कह रहे हैं कि जिस जज को गुस्सा आ जाए वो जज नहीं होता, या इलामिया वापस ले लें या हम आपको नहीं सुन सकते, या इलामिया वापस ले लें या हम आपको नहीं सुन सकते। मतलब जी अब आप किसी को बोलने का भी मौका ना दें और फारूक एच नाइक साहब को आप कह दें कि जी आपको बोलने की इजाज़त नहीं है, और उनको कहा जाए कि जी आप नहीं बोल सकते, और वो कहेंगे जी जब मैं को बात करना चाह रहा हूँ तो जी वो आपने तो इस बेंच के ऊपर तो आपने तो इस बेंच का बाइकआउट किया था, और टीवी पर खबरें आई और हमने देखा कि जी आपने तो इस बेंच का बाइकआउट किया। तो उन्होंने कहा कि हमने इस बेंच का बाइकआउट नहीं किया, हमने इस बेंच पर अदम एतमाद किया, अदम एतमाद जाहिर किया। अब ये जो है ना अदलिया, इसने जी 4-3 के अक्सरियती फैसले को तो मानने से इनकार कर दिया, और ये जो 3 जजेस हैं, बल्कि आप ये कहें कि 4 जजेस हैं, जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी, इन 4 जजेस के ऊपर संगीन इल्ज़ाम हैं। अब जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब जो हैं उनकी ऑडियो से, उनकी प्रॉपर्टीज से मुतल्लिक जो केस है उसको तो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, लेकिन ये जो 3 रुकनी बेंच है इसमें इरफान कादिर साहब ने यह भी अदलिया से कहा कि जस्टिस एजाजुल हसन साहब जो हैं उन पर तो अदम एतमाद है, और वो बेहतर होता कि वो खुद को इस बेंच में ना बिठाते। जब पहले 9 रुकनी बेंच आपने बनाया तो उसमें जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन के ऊपर एतराज़ात थे, शदीद एतराज़ात थे, दोनों ने खुद को बेंच से अलहदा कर लिया। लेकिन उसके बाद जब फिर आपने 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया तो उसमें एजाजुल एहसन साहब को शामिल किया गया, जबकि उनको तो बेंच से खुद अलहदा हो जाना चाहिए था, और वो खुद बेंच से अलहदा कर लेते, बल्कि उस बेंच में अपनी प्रेजेंस को इन्वॉल्व ना करते, उसमें शो ना करते, लेकिन फिर भी वो उस बेंच में शामिल हुए। लेकिन जी चीफ साहब जी वो इस बात को मानने से इंकारी हैं कि जी बेंच मैंने चुके बनाया, बेंच बनाया, मेरा बेंच तो मेरी मर्जी। मतलब ये आप अंदाज़ा लगा लें इस अदालत का कि इसका 9 रुकनी बेंच बना, 2 जजेस पर एतराज़ात, बेंच आधा टूटा, उसके बाद 7 जजेस बचे, फिर आधा टूटा, फिर बचे 5 जजेस, फिर तकरीबन पूरा ही टूट गया, फिर रहा 3 का, फिर ये 3 रुकनी बेंच इसने एक नया बेंच बना लिया। जब वो बेंच खंडर हो गया, टूट गया, उसकी लकड़ियां टूट गई, वो बैठने के काबिल नहीं रहा, तो जी 3 रुकनी बेंच बना दिया। अब ये जो 3 रुकनी बेंच है, मैं हैरान हूँ ऐसे इस 3 रुकनी बेंच के ऊपर कि इसका फैसला कुछ भी आ जाए, लेकिन इसका फैसला सर कोई भी नहीं तस्लीम करेगा। अब दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कौमी असम्बली में बड़ा एग्रेसिव, बड़ा जारहाना किस्म का ख़ताब किया, और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि चीफ साहब कहते हैं कि जी जो कल जेलों में थे आज वो इक़्तिदार में है, तो बताएं फिर हमारे खिलाफ करप्शन का कोई इल्ज़ाम साबित हुआ, कोई हमारे खिलाफ कोई किक बैक आई, कोई हमारे खिलाफ कोई करप्शन का एक टका भी साबित किया? किसी ने नहीं किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान की हुकूमत थी ना, इमरान खान की हुकूमत में साबित होना था सब कुछ, उसी की हुकूमत में साबित होना था, तो कोई साबित नहीं हो सका। फिर वज़ीर आज़म साहब बोले कि जो 3 रुकनी बेंच है जी इस पर तो हम सब सियासी जमातों को अदम एतमाद है, हुकूमत की तमाम इत्तेहादी जमातें जो हैं उनको अदम एतमाद है। और फिर वो कहते हैं कि जिस जज पर करप्शन के इल्ज़ाम हैं उसको बेंच में बिठाकर चीफ जस्टिस क्या पैगाम देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जिस जज के ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम हैं, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के खिलाफ जो करप्शन के संगीन एलिगेशंस थे, उसके बावजूद उनको बार बार बेंचेस में बिठाया गया। और फिर वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि एजाजुल हसन साहब जिनकी तारीख भरी पड़ी है, और जस्टिस एजाजुल हसन साहब जो सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ से इस बुनियाद पर बोझ रखते हैं। मैं आपको वैसे ही एक बात बताता हूँ कि जस्टिस एजाजुल हसन साहब जो हैं वो नवाज शरीफ के बदतरीन सियासी हरीफों में शुमार होते हैं, और ये भी कहा जाता है कि जी वो मुखालफत रखते हैं सियासी तौर पर नवाज शरीफ से, और उनका एक अपना माइंडसेट है। ये भी कहा गया कि जब साकिब निसार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे तो उस वक्त भी इनको जिस तरह से बेंच में शामिल किया गया, इनकी प्रेजेंस वो आज तक वो मशकूक है कि ये जी बैठ के फैसले किस तरह करते रहे। फिर ये नैब के ऊपर मॉनिटरिंग जज मुकर्रर हुए, उससे पहले इन्होंने नवाज शरीफ को नाहल किया। फिर ये पार्टी सदारत से जो नवाज शरीफ को उठाया उस बेंच में भी आई थिंक ये शामिल थे। फिर इन्होंने मरीम नवाज को, नवाज शरीफ को जो सजाएं देने वाला जो बेंच था उसमें भी ये बैठते रहे।
फिर ये नून लीग के वो जो सेनेटर थे निहाल हाशमी और फिर वो तलाल चौधरी, दानियाल अजीज, उनको नाहल करने वाले बेंच में ये शामिल थे। तो एक इनकी जो है ना वो एक इनकी पूरी अगर आप हिस्ट्री उठाकर देख लें तो वो सिर्फ और सिर्फ नून लीग के खिलाफ फैसलों से भरी पड़ी है। अब दूसरी बात करता हूँ, वो जो है वो खैर मानना तो उन्होंने कोई नहीं चीफ साहब ने, क्योंकि उनके ऊपर तो है वो उनके ऊपर तो असर ही कोई नहीं होगा इस बात का, क्योंकि जब पाकिस्तान की वकला बरादरी, बार कौंसल सब इस बात का मुतालबा कर चुके कि फुल कोर्ट फुल कोर्ट फुल कोर्ट बना दें, नहीं बनाया। अब वज़ीर आज़म साहब ने जी बड़ा अग्रेसिव जो है वो खिताब किया। फिर उसके साथ साथ जी जो फाइज ईसा साहब हैं उन्होंने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा और उनको ख़त लिखते हुए कहा कि वो ओहदे से दस्तबरदार हो जाएं और मुतालबा किया कि वो फिलफौर अपना ओहदा छोड़ दें। रजिस्ट्रार के पास जुडिशल ऑर्डर कलअदम करार देने का कोई इख्तियार नहीं, ख़त का मतन। और फिर कहा जो ख़त में लिखा जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने, उन्होंने लिखा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी जुडिशल ऑर्डर के खिलाफ कोई ऑर्डर जारी नहीं कर सकते। रजिस्ट्रार का 31 मार्च का सर्कुलर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच की खिलाफ वर्जी है। ख़त में लिखा कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इशरत अली सुप्रीम कोर्ट की साख और वकार को मज़ीद तबाह ना करें बल्कि इसको तबाह ना किया जाए। और जस्टिस कादी फायद ईसा साहब जो हैं उन्होंने बड़े जो है वो आप समझ लें कि वाज़े तौर पर ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि जो रजिस्ट्रार हैं सुप्रीम कोर्ट साहब जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का हिस्सा हैं, जो इस वक्त एक सियासी किरदार अदा कर रहे हैं और बड़ा शर्मनाक रोल है उनका। और मैं हैरान हूँ कि वो एक जज के ऑर्डर को कैसे डिसमिस कर सकते हैं जब सुप्रीम कोर्ट का ही वो ऑर्डर है। और जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने वो जो हाफिज कुरान डॉक्टर था उसको 20 इजाफी नंबर देने के हवाले से जो केस की समाअत की थी, जो 14 माह बाद इस केस का फैसला आया, उस केस का फैसला जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने दिया। जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने इख्तलाफ किया और जस्टिस काजी फायद ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन ने यह फैसला दिया कि चीफ साहब जो है वो अपनी हदूद में रहें। ये कहा कि जो अस खुद नोटिस है उसके मुताबिक चीफ साहब को ये इख्तियार नहीं है कि वो अपनी वो जो है वो डंडियां मार मार के वो फैसले दें, बल्कि ये भी कहा गया कि रूल्स बनाए जाने तक 184(3) के तमाम केसेस मुलतवी किए जाएं। ये फैसला था। फिर रजिस्ट्रार साहब जी इस केस को पकड़कर, इस फैसले को पकड़कर डिसमिस कर देते हैं, कहते हैं कि जी इसको मुस्तरद कर दिया और चीफ साहब के फैसले के मुताबिक जो है वो जो भी होगा चीफ साहब के फैसले के मुताबिक होगा और फायद ईसा साहब को इख्तियार नहीं है। जबकि जस्टिस काजी फायद ईसा साहब जो हैं उन्होंने ये जो ख़त में जिन खदशात का इजहार किया, इससे पहले भी वो ये बात कर चुके हैं कि जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट है उससे ये पूछा जाए कि वो बेंचेस कैसे बनाता है। ये जी एक बेंच बनता है, सुबह वो बेंच तब्दील हो जाता है, जिस जूनियर जज को बेंच में नहीं शामिल किया जाता सुबह पता लगता है कि जी वो जूनियर जज जो है वो इस बेंच का सरबराह है। तो इससे पहले भी फायद ईसा साहब जो है इस मामले के ऊपर उंगलियां उठा चुके हैं और इस मामले के ऊपर पॉइंट ये रेस कर चुके हैं और वो बता चुके हैं कि जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट है क्या वो एक जज से भी ज़्यादा ताकतवर है। वो एक बार पहले भी ये रिमार्क्स दे चुके हैं। तो अब जी खैर वफाकी काबीना जो है उसका इजलास हुआ और वफाकी काबीना के इजलास में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इशरत अली साहब जो है इनको फारिग करने का फैसला किया गया, इनकी खिदमात वापस लेने की मंजूरी दे दी गई है। और वज़ीर कानून ने ब्रीफिंग दी कि उन्होंने ब्रीफिंग दी कि काबीना ने अदालत उज़्मा के हुक्म के खिलाफ रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सर्कुलर जारी करने के मामले पर गौर किया और रजिस्ट्रार की खिदमात वापस लेते हुए इनको इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हदायत की। काबीना ने फैसला किया कि सदर मुमलिकत फिलफौर सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर दस्तखत करें ताकि मुल्क को आइनी और सियासी बहरान से निजात मिल सके। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट है इसी के हवाले से ये जो असखुद नोटिस था कि जी असखुद नोटिस लेने का इख्तियार चीफ जस्टिस को है। अब वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है जो कौमी असम्बली से मंजूर हुआ, फिर उसमें सेनेट पर डिबेट हुई, फिर ये जो है वो बिल बना और ये बिल सदर मुमलिकत के पास गया। अब सदर मुमलिकत इसको अप्रूव नहीं करते तो ऑटोमेटिकली ये अप्रूव्ड हो जाएगा, एक बिल बन जाएगा। अब इस बिल के मुताबिक जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, उनको असखुद नोटिस लेने का इख्तियार नहीं होगा। उनको सुप्रीम कोर्ट के 2 मोस्ट सीनियर जजेस से परमिशन लेनी पड़ेगी और जो 2 मोस्ट सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के
वो जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब हैं। वही जजेस जिन्होंने मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के खिलाफ जो शिकायत आई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, जो उनके खिलाफ रेफरेंस आया, उस पर इजलास बुलाने के लिए चीफ जस्टिस को खत लिखा है कि जी चीफ साहब डंडी ना मारें, खत जो लिखा है उस पर इजलास बुलाएं। अब चीफ साहब इजलास नहीं बुलाते तो उनके लिए मसला है, उनके लिए मजीद मसाइल खड़े हो जाएंगे। अब जी बलोचिस्तान बार काउंसिल जो है उसने जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के खिलाफ जो रेफरेंस दायर किया है, इससे पहले जो वकील थे मियां दाऊद साहब, उन्होंने रेफरेंस दायर किया और पाकिस्तान बार काउंसिल ने रेफरेंस दायर किया। वो हारून रशीद साहब और दूसरे जो पाशा साहब हैं उन्होंने रेफरेंस दायर किया। और ये जी आई थिंक ये 3 रेफरेंसेस फाइल हो चुके हैं, लेकिन चीफ साहब अब तक इजलास नहीं बुला रहे। और जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को खत लिखा है कि जो जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में फाइल हुए उस पर फिल फोर इजलास बुलाया जाए, उस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाया जाए। अब ये क्या होगा कि जी चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो बड़ी बुरी तरह फंस चुके हैं। एक तो इंतखाबात से मुतल्लिक जो फैसला महफूज किया उसका फैसला क्या आता है, मैं इस टाइम व्लॉग बना रहा हूँ, ये व्लॉग जो है ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, व्यूवर्स तक चली जाएगी, वो व्यूवर्स देखेंगे, वो भी सोचेंगे क्या फैसला आएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जो मैंने कल व्लॉग करना है उससे मुतल्लिक उस टाइम तक माइट भी पॉसिबल फैसला आ जाए। जो भी फैसला आएगा सर, ये चीफ जस्टिस साहब ने इस अदालत को एक बहरान में धकेल दिया और मैं समझता हूं कि उन्होंने अपने ओहदे को, अपने कंडक्ट के ऊपर जो सवालात उठाने का लोगों को मौका दिया, जो उंगलियां उठाने का लोगों को मौका दिया, इसी तरह उन्होंने अपने कंडक्ट को मेलाफाइडी कर दिया। मैं ये समझता हूँ अब ये जो फुल कोर्ट नहीं बना, इससे चीफ जस्टिस साहब का जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो मशकूक हो गया। और एक और बात, ये फैसला किसी के खिलाफ आता है, किसी के हक में आता है, ये फैसला हवा में उड़ना है सर, गुब्बारे की तरह उड़ना है। ये फैसला कोई नहीं मानेगा। वो कहते हैं ना, वो शेर मेरी जुबान पर आ रहा है कि मुनसिफ तेरी अदालतों की शोहरतें बजा, मुनसिफ तेरी अदालतों की शोहरतें बजा, मेरा चमन उजड़ गया तेरे फैसलों के बाद। सर ये जो फैसले हैं इससे पाकिस्तान का आइन और कानून, उसका जो कत्ले आम होगा, इन फैसलों से सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी साख बड़ी बुरी तरह मुतासर होगी। और ये जो फैसले हैं ये वो वाला दौर नहीं है कि साकिब निसार की तरह वो व्हाट्सएप पे फैसले मौसूल हुए, आसिफ सईद खोसा की तरह जी फैसला आया, पीछे से डंडा आया कि जी मुझे एक्सटेंशन दे दो 6 महीने की, और फिर पार्लियामेंट ने बाजवा को 3 साल की एक्सटेंशन दे दी। ये फैसले वो फैसले नहीं होंगे जिन फैसलों के मुताबिक ये कहा जाएगा कि जी ये डंडे के जोर पर मुसल्लत होंगे और ये मुखालफिन के लिए इस्तेमाल होंगे और वो फिर जी वो ऑडियोज लीक होंगी। सर ये फैसले अब मुल्क व कौम के लिए जितने नुकसानदेह साबित हो रहे हैं उतने ही चीफ जस्टिस के लिए साबित होंगे, उनके जजेस हजरात के लिए होंगे, उनके साथी जजेस के लिए ये प्रॉब्लम खड़े करेंगे। तो बेहतर है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी साख को बचाने के लिए एक दुरुस्त जो है वो रास्ते का इंतखाब कर ले। बहुत अच्छा होगा कि सुप्रीम कोर्ट एक अच्छा डिसीजन दे दे और वो डिसीजन मुल्क व कौम के मुफाद में हो, और ये ऐसा डिसीजन ना हो कि जी वो जी सूबाई असम्बलियों के जो इलेक्शंस हैं वो जी पुरानी हल्का बंदियों पे करवा दिए जाएं, जो असम्बलियाँ डिजॉल्व हुई। और भाई सवाल तो अदालत में ये हुआ, इरफान कादर ने किया कि वो जो परवेज लाई जो ऑडियो में बोल रहा है, वो परवेज लाई जो ऑडियो में बातें कर रहा है, वो कह रहा है कि जी पहले असम्बली टूट जाती तो ज़्यादा बेहतर सी, तो उसका तो अदालतें जवाब नहीं मांगती। ये लाहौर हाई कोर्ट के वो जज थे ना जस्टिस आबद अजीज शेख, जिनको परवेज लाई ने बयान हल्फी दिया था कि असम्बली नहीं तोड़नी, वो जज साहब को चाहिए था इनको बुलाकर पूछते कि असेंबली तोड़ने की आइन में क्या सजा है। और ये जज साहब जो ये जो 3 रुकनी बेंच है, ये 3 रुकनी बेंच को चाहिए कि परवेज लाई साहब को बुलाकर पूछे कि असेंबली किस हैसियत में तोड़ी, क्या आपके बाप की जागीर थी। महमूद खान साहब को बुलाकर पूछा जाए, उनसे पूछा जाए कि असेंबली किस हैसियत में तोड़ी, क्या आपके जो है वो आपके वालिद की जागीर थी। ये असेंबलियां तोड़ने वाले जो हैं इनके आइन में कोई सजा नहीं है। इसका मतलब वो जब मर्जी दिल करे कल को कोई भी आ जाए और कहे कि जी मैं 10 दिन बाद जी इक़्तिदार से फारिग तो असेंबली तोड़ दी। सर ये तो मजाक मान जाएगा इस मुल्क के साथ। तो जब आपके मुल्क में वसाइल ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इलेक्शंस कहाँ से होंगे भाई, ये सोचने की ज़रूरत है। तो मुनसफ तेरी अदालतों की शोहरत बजा, मेरा चमन उजड़ गया तेरे फैसलों के बाद। बंदयाल साहब जो हैं वो अपनी खैर मनाए, और जजेस जो हैं वो इस हवाले से मुशावरत कर रहे थे और एक इजलास भी हो रहा था जजेस का, और हो सकता है कि बड़ा सख्त फैसला आ जाए सुप्रीम कोर्ट से
और अगर इस अदालत को किसी ने समझा कि जी ये अदालत अपनी मर्जी और अपनी मंशा के मुताबिक फ़ैसले करती रहेगी कि जी वो 3 रुकनी बेंच बन गया, 5 रुकनी बेंच बन गया और इमरान खान साहब को बार बार फेवरिज्म मिलती रही, तो सर ये फिर अदालत को डोगर कोर्ट बनने से, सज्जाद अली शाह कोर्ट बनने से, मुनीर कोर्ट बनने से, साकिब निसार कोर्ट बनने से कोई नहीं बचा सकता। फिर लोग जो हैं वो अदल के म्यार पर जिस तरह से सवालात उठाएंगे और उंगलियां उठाएंगे, फिर आप भी देखेंगे और मैं भी देखूंगा। लिहाजा इस फैसले का इंतज़ार किया जाए, लेकिन ये फैसला महफूज नहीं है, ये गैर महफूज है। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।